हेमंत मालवी का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की, मुझे तो बहुत आपत्तिजनक लगा। कोर्ट या जितनी भी एपेक्स कोर्ट है उसके जो जजेस हैं, आप अपना चेहरा दिखाएं और मैं आपको कानून दिखाऊंगा कि नीति पे चल रहे हैं। यदि अमित मालवीय का मामला था तो उसमें जज साहब का नजरिया दूसरा था, लेकिन हेमंत मालवी का तो क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी ये नहीं कहता है कि पुलिस वाले को किसी को लाठी मारने का हक है। पुलिस के ऑफिशियल हैंडल से आप देखेंगे कि देखिए ये अब कैसा लगड़ा होके चल रहा है, यानी इसका मतलब है आपने उस पुलिस कस्टडी में पिटाई की जिससे वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। तो कयामुद्दीन साहब और उसकी एप्लीकेशन पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश लिखने वाले डीएम को ये भी सोचना चाहिए कि अजीत अंजुम भी उसको जो संविधान ने अधिकार दिए रिपोर्टिंग करने का, उस पर काम करे। हमने उस समय भी विरोध किया था जब ममता बनर्जी के कार्टून बना के प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया था। उस समय भी हमारा प्रतिरोध और हमारी भावना इसी तरीके की। कोविड के समय बनाए गए कार्टून की क्या आज रिलेवेंसी के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट हो सकती थी? वो मेलाफाइड इंटेंशन से रिपोर्ट की गई। इसकी लीगल बैटल इस एंगल से लड़ी जानी थी। ये फंडामेंटल राइट का मामला है, लोग इसको लास्ट रिजॉर्ट मानते हैं। आशा करते हैं कि वहां दया भी मिलेगी, मर्सी भी मिलेगी, वहां पर तमाम अन्य चीजें भी मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आप छोटा सा पॉइंट पे किसी पे मिस कर गए, कोई कानूनी दस्तावेज आपका दाएं बाएं हो गया तो बस वो पकड़े बैठे गर्दन आपकी पकड़ लेंगे और आपको गिरा देंगे। लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अभी जो एसआईआर प्रक्रिया में जो एफआईआर हुई है वो इसी बात की तस्दीक करती है। हेमंत मालवी का केस भी इसी बात की तस्दीक करता है। जो फैसला देते समय राष्ट्र भक्ति वाले बिल्कुल ज्वलित करने वाले गीतों को कोट करती हैं। नागरत्ना भी वही है, जान भी देंगे, वतन तेरे लिए टाइप जो फिल्में गाने होते हैं वो अपने फैसले में कोट करती हैं। जो है, मैं अभी बिहार में हूँ, वो समझ में आ रहा है मुझे, वो ये है कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि भाई जनता को समझ में क्यों नहीं आ रहा? जनता का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इसको समझना ही नहीं चाहता है कि आपको मानसिक तौर पे ऐसी कंडीशनिंग कर दी गई है कि आपको ये सारी बातें सही लगती हैं। आपको इन बातों में कुछ गलत नहीं दिखता, आपको लगता है नेचुरल दिखता है। जहाँ से 40-50 लोगों का एक जत्था जो है अमरनाथ और ये कांवड़ यात्रा लेके गया है और वो बीजेपी के वोटर हैं, किसी ने उनको सलाह दिया है कि आप अपना काम करवा के जाओ, तो बीएलओ ने कहा कि अरे जाइए, आपका काम हो जाएगा, क्या चिंता करनी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म जमा ही नहीं किया, फिर भी उनका वेरिफिकेशन हो चुका है। और बहुत से लोग ऐसे हैं तो फॉर्म लेकर के 10-10 दिन से लाइन में लगे, उनका वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा है। ये पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है। आप वहां पर मतलब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको भी सतर्क रहना पड़े, कहीं आपका भी अजीत अंजुम ना हो जाए। नहीं, वो तो रिस्क होता है, ये तो मतलब पार्ट ऑफ जॉब है। पर ये है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 काम किए। एक तो उन्होंने क्या किया, 16 से 24 तक सब स्कूलों की छुट्टी कर दी कि कांवड़ चल रही है। ठीक है, पिछली बार आप ही तो कह रहे थे कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, तो उन्होंने एजुकेशनल लॉकडाउन लगाया। तो अकेले स्कूल, अरे स्कूल की काहे की, पूरा दफ्तर सब बंद करो ना यार। हो सकता है अगले साल योगी आदित्यनाथ का आदेश आ जाए कि जो व्यक्ति कांवड़ लेने नहीं जाएगा उसके घर की बिजली काट दो या इसका राशन बंद कर दो। हरिद्वार में, बहादुरपुर में एक यातायात निरीक्षक की नाक तोड़ दी पत्थर मार के, एसएचओ की गाड़ी फोड़ दी और वो हाथ पैर जोड़ रहे हैं। स्कूल की बस के वो शीशे तोड़ रहे हैं, पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो भी जानता है कि उसने कार्रवाई कर दी, कुछ यदि मना किया तो को सस्पेंड हो जाएगा। जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पर कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जो राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर कोर्ट एक ऑर्डिनेंस तैयार कर रहा है। मेरे पास कम से कम 5 ऐसे मामले हैं, अमन चोपड़ा से लेके अमित मालवीय तक के, जिसके अंदर उन्होंने अराजकता फैलाई पब्लिकली और हाई कोर्ट ने उनको और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। एक आदमी बोलता है मोदी जी महान है, दूसरा बोलता नहीं मोदी जी भगवान है, तीसरा बोलता नहीं वो अवतार हैं, चौथा बोलता है कि उनसे जैसा कोई आज तक सदियों में हुआ ही नहीं भारत में। एक बोलता है कि भारत का भाग्य है कि यहाँ मोदी जी हुए हैं, और वो खुद बोल देते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल है, और वो खुद ही बोल देते हैं कि हम नॉन बायोलॉजिकल है। भगवान से गिरावट जब आती है ना किसी भी समाज में कहीं पे भी, तो ऐसी होड़ लगती है। इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इतना नीचे गिर गया, मैं कैसे बचा हुआ हूँ, तो मैं थोड़ा और नीचे जाऊं। अगर एक अंग खराब होता है तो धीरे धीरे करते दूसरे अंगों को भी वो प्रभावित करता है, और यही हो रहा है। अगर जुडिशरी भी प्रभावित हो रही है तो इलेक्शन कमीशन को होना ही था। और सुप्रीम कोर्ट उसको सड़वा रहा है। सोफिया कुरैशी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बल्ली उछाली थी। तो मंत्री जी कहीं हैं, अभी तो पोस्ट पे हैं ना, उनको मंत्री पद से हटाया क्या? लग तो ऐसे ही रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक निराशा बन गया। तो फ्रंट पेज में खबर छपी थी, उसमें ये निकला हुआ था कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके नागरिकों की लंबी संख्या मिली है मतदाता सूची। भाई अभी तो जो बीएलओ वो फॉर्म इकट्ठे ही कर रहा है, तो अभी कैसे मिल जाएंगे भाई? अभी उसकी स्क्रूटनी शुरू नहीं हुई, 25 तारीख तक तो फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जितनी खबरें हैं विदेशी आदमी मिले हैं वो सब प्लॉट की गई। तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हर मतदान केंद्र पर आरएसएस के और बीजेपी के लोग अपना तंत्र चला रहे हैं, वो फॉर्म इकट्ठे कर रहे हैं और वो जमा कर रहे हैं। उनके द्वारा जमा किए फॉर्म की कोई स्क्रूटनी नहीं होगी, वो सब सीधे चले जाएंगे।
अभी तक मैं जितने भी विजुअल्स देख रहा हूँ, अकेले अजीत अंजुम के नहीं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, वो फॉर्म ही खाली है, फॉर्म में ही कुछ नहीं है। बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बोल रहा है कि हमारे इतने सारे वॉलंटियर्स हैं, लाख वॉलंटियर्स हैं, ये वॉलंटियर्स के रूप में आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इसका मतलब। एग्जैक्ट, वही स्वयं सेवक हैं। स्वयं सेवक हैं, हाँ सही बात है। अब आप बताइए कि राजा रामचंद्र जी की जो पत्नी है जनक लली, सीता जी को आप नेपाल का मतदाता मानेंगे कि भारत का मानेंगे? तो राजा जनक को कहाँ का मानेंगे? मैं एक ये बहुत मजाक नहीं है, बिल्कुल, ये सीरियस हाँ, हम मसला है। मदेशियों के उधर की लड़कियों को शादी होकर इधर आ गई है, ठीक और है, उनको नेपाली तो घोषित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं इंडिया क्लाइमेट चेंज.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और नेशनल हेराल्ड से विश्वदीप। दोनों का स्वागत है। पंकज जी, हेमंत मालवी का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की, मुझे तो बहुत आपत्तिजनक लगा। हो सकता है कि मेरी समझ इतनी कानूनी समझ ना हो, पर जिस तरीके से आप ये वाला मामला ले लीजिए या फिर एक दूसरा मामला जो जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ में गया है, वजाहत खान का, जिसने वो लड़की थी पश्चिम बंगाल वाली पनौली, जिसने उसका मामला उठाया था, उसके खिलाफ भी काउंटर एफआईआर्स हैं, उसके भी बहुत सारे खराब ट्वीट्स हैं। एक जो बात नहीं समझ में आती पंकज जी, वो ये कि 19(1)(a) संविधान की शुरुआत में ही ये वाला जो अनुच्छेद था और इस पर उस वक्त भी उन लोगों ने युक्त रेस्ट्रिक्शन लगाए थे। मतलब किसी को पता नहीं था कि रेस्ट्रिक्शन क्या होने चाहिए, इसलिए युक्त रेस्ट्रिक्शन हो गए। आज भी किसी को नहीं पता है। तो अगर कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में कोई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, तो जबकि किसी को नहीं पता, संविधान निर्माताओं को भी नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दी जिससे हमको पता चले कि हम युक्त से आगे निकल रहे हैं, तो कम से कम ये कहते हैं कि आपने गलती की, अब आप जाइए, अब आपको हम छोड़ते हैं, उस बात खत्म हो गई। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है पंकज जी? देखो, इसमें दो मसले हैं। पहला चीज तो है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नजरिया, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं रही कि सुप्रीम कोर्ट या जितनी भी एपेक्स कोर्ट हैं उसके जो जजेस हैं, आप अपना चेहरा दिखाएं और मैं आपको कानून दिखाऊंगा कि नीति पे चल रहे हैं। यदि अमित मालवीय का मामला था तो उसमें जज साहब का नजरिया दूसरा था, लेकिन हेमंत मालवीय का तो दूसरा। जहां तक आपने संविधान के 19(1) पे जो आपने लंबी तकरीर की, तो जब वो संविधान की धारा को गढ़ा जा रहा था, तब किसी ने सोते जागते कल्पना नहीं की थी कि कोई इंटरनेट टाइप की कोई चीज होगी, कोई सोशल मीडिया टाइप की चीज होगी, कोई वैकल्पिक चीज होगी। इसमें कहीं कोई शक नहीं कि इस समय एक एक फैसला आया था, मैं एग्जैक्ट उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसके अंदर सोशल मीडिया पे गाइडलाइंस की बात थी, सरकार ने उस पर तैयार भी की थी। और जैसा मुझे याद है, शायद कपिल सिब्बल उस समय संचार मंत्री थे, उस समय एक सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर एक गाइडलाइन बनने की बात आई थी। उस समय बीजेपी ने बहुत हल्ला किया था कि इस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए। एक चीज, अब हम देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करा। कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी ये नहीं कहता है कि पुलिस वाले को किसी को लाठी मारने का हक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप हर दूसरे दिन में पुलिस के ऑफिशियल हैंडल से आप देखेंगे कि देखिए ये अब कैसा लंगड़ा होके चल रहा है, यानी इसका मतलब है आपने उसको वो पुलिस कस्टडी में पिटाई की जिससे वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, वो माफी मांग रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो छोड़ दीजिए। असल चीज ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का नजरिया है वो ये है कि यदि हम इस चीज को खुली छूट दे देंगे तो एक अराजकता की स्थिति बनेगी, इसलिए एक थोड़ा पेचकस कसना तो जरूरी है, ये जान के चले। लेकिन ये भी सच है कि कोर्ट जो है, अपना चेहरा आप दिखाओ। यदि वो मामला किसी बड़े नेता का होता है या किसी चर्चित चेहरे का होता है, तो उसी समय एंटीसिपेटरी से लेकर सब कुछ हो जाता है, हमने देखा है कई मामले। लेकिन मेरी जो इसमें असहमति है लीगल मैटर के नजरिए से मैं देखूं, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को बेल की सुनवाई करते समय केस के मेरिट है ना, केस की जो सेंसिटिविटी है उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से कल जज ने कहा कि वो जो कार्टून है वो इट वाज इन बैड टेस्ट, वो उचित नहीं है, मेरी इससे असहमति है। देखिए जो जमानत होती है, जमानत का मतलब ये नहीं कि आपको मुकदमे से मुक्त कर दिया जा रहा है। केवल जमानत इसलिए होती है कि क्या इसको पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में भेजने की जरूरत है या नहीं। तो मेरा मानना है कि
आप हेमंत मालवीय के मामले को ले लो या अजीत अंजुम के मामले को ले लो, जो अभी बिहार में उसकी रिपोर्टिंग को लेकर है। ये अकेले एक्सप्रेशन ऑफ थॉट की बात नहीं है, ये नागरिक को प्रदत्त अधिकार की बात है। कयामुद्दीन साहब जो है बीएलओ, जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई है अजीत अंजुम के खिलाफ कि इन्होंने मुझको शासकीय कार्य करने में बाधा डाली, तो कयामुद्दीन साहब और उसकी एप्लीकेशन पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश लिखने वाले डीएम को यह भी सोचना चाहिए कि अजीत अंजुम भी उसको जो संविधान ने अधिकार दिए हैं रिपोर्टिंग करने का, उस पर काम कर रहा है। ठीक यही मामला हेमंत मालवीय का है। हेमंत मालवीय के मामले में कोर्ट में एक्सेप्ट किया गया वृंदा ग्रोवर द्वारा कि वो कार्टून गलत था, इट वॉज इन बैड टेस्ट और हम इसको हटा लेंगे। जब आप इतना बोल देते हो, इसका मतलब है कि आपकी जो लीगल वे है इसको लड़ने का या कानूनी रूप से लड़ाई करने का तरीका है, उसमें आप फर्स्ट स्टेप में एक्सेप्ट कर चुके हो कि साहब हमसे गलती हुई है। जब आप बोलोगे हमसे गलती हुई तो आपको डंडा देंगे। हम गलती, देखिए, हम बिल्कुल। अपना नजरिया जो है, हमें अपना नजरिया से बुरा लग रहा है कि अरे कार्टूनिस्ट ने ये किया। हमने उस समय भी विरोध किया था जब ममता बनर्जी के कार्टून बना के प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया था। उस समय भी हमारा प्रतिरोध और हमारी भावना इसी तरीके की थी। मैं आपको बताऊं, जितना मैं कानून को समझता हूं, इसकी लड़ाई को गलत तरीके से लड़ा गया। 4 साल पहले कोविड के समय बनाए गए कार्टून की क्या आज रिलेवेंसी के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट हो सकती थी? वो मेलाफाइड इंटेंशन से रिपोर्ट की गई। इसकी लीगल बैटल इस एंगल से लड़ी जानी थी। यदि आप एपेक्स कोर्ट में, अभी ट्रायल तो नहीं चल रहा है ना, ट्रायल पे जब मेरिट पे तय होगा कि उसमें किसकी भावना हुई कि नहीं हुई, वो कैसा था क्या था। ये लीगल तंत्र में जो कानून है ना, वो बड़ा वाइटल है, वो भावनाओं से नहीं चलता है। हम किस एंगल से लड़ रहे हैं। ठीक बात है, आपकी बात सही केसेस है जिसके अंदर कि 4 साल और 5 साल पुराने मुकदमे में अरेस्ट नहीं की गई। अरविंद केजरीवाल वाले मामले में यही हुआ था। वो ऑर्डर्स थे, उसकी लीगल लड़ाई को भी गलत तरीके से लड़ा गया और प्राइमा फेसी में आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ साहब हमसे गलती हुई है। तो मैं और आप कौन होते हैं उसको बचाने वाले भाई? देखिए, आपको भी अपनी लाइन को क्लियर रखना होगा। आपकी बात सही है पंकज जी, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आप ये समझो विश्व दीपक कि अगर आप देखो तो जो केशवानंद भारती का मामला था वो असल में लैंड डिस्प्यूट था, ठीक है, जमीन का मामला था, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने चाहा तो उसको कहां लाके खड़ा कर दिया? आधारिक संरचना में लाकर खड़ा कर दिया उसको। मैं ये कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो लास्ट रिजॉर्ट है। अगर आप सामने वाले की निटी ग्रिटी पर जाएं, भाई ये मामला फंडामेंटल राइट का है, भाई ऐसा नहीं किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मामला, भ्रष्टाचार का मामला है या कोई मर्डर मिस्ट्री है, ये फंडामेंटल राइट का मामला है। लोग इसको लास्ट रिजॉर्ट मानते हैं, आशा करते हैं कि वहां दया भी मिलेगी, मर्सी भी मिलेगी, वहां पर तमाम अन्य चीजें भी मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आप छोटा सा पॉइंट पे किसी पे मिस कर गए, कोई कानूनी दस्तावेज आपका दाएं बाएं हो गया तो बस वो पकड़े बैठे, गर्दन आपकी पकड़ लेंगे और आपको गिरा देंगे। बिल्कुल। देखिए, मतलब हम लोग कई बार इस तरह की बातचीत कर चुके हैं और ये लगभग स्पष्ट हो गया है कि धीरे धीरे जो है ना, पूरे सिस्टम पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। और हम लोग पिछली बातचीत में भी ये बात कर रहे थे कि लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ठीक है, ये बात कई जगह से, कई उदाहरणों से साबित हो चुकी है। अभी जो एसआईआर प्रक्रिया में जो एफआईआर हुई है, वो इसी बात की तस्दीक करती है। हेमंत मालवीय का केस भी इसी बात की तस्दीक करता है। छोटी छोटी चीजों पे जिस तरह से न्यायालय जो है एक्टिविज्म के मोड में आ जाती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे राइट विंग एक्टिविस्ट बिहेव करता है, ये उसी बात का द्योतक है, परिचायक है। बेला त्रिवेदी एक जो जज थी, याद होगा आपको, वो रिटायर हो गई हैं। उन्होंने कैसे कैसे फैसले दिए हैं ये आप जानते हैं। बहुत सारे जजेस तो ऐसे हैं, मेरे ख्याल से बेला त्रिवेदी भी उनमें से एक है, जो फैसला देते समय राष्ट्र भक्ति वाले बिल्कुल उद्वेलित करने वाले नागरत्ना गीतों भी को, वैसी हैं। हाँ बिल्कुल कोट करती हैं। नागरत्ना भी वही दिया है। है जान भी देंगे वतन तेरे लिए टाइप की जो फिल्में गाने होते हैं, वो अपने फैसले में कोट करती हैं। तो धीरे धीरे पूरे देश का सिस्टम जो है, मैं अभी बिहार में हूँ और मैं कल से कई लोगों से मैंने बात की, कम से कम 10-20 लोगों से बात की मैंने, और जो समझ में आ रहा है मुझे वो ये है कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। ठीक है, उसको लोग अभी भी अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं या
बहुत लोगों तक अभी वो बात पहुंची नहीं है। जो लोग इसके एकदम क्लोज कांटेक्ट में है और इस चीज को लेकर के ओपन है, उन्हें वो चीज समझ में आ रही है। जो थोड़ा इससे दूर है उनको वो कम समझ में आ रही है। और जो जनता जो है, आप कह सकते हैं कि भाई जनता को समझ में क्यों नहीं आ रहा, तो जनता का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इसको समझना ही नहीं चाहता है। तो देखिए, दो प्रक्रियाएं चल रही है बॉस। एक प्रक्रिया ये है कि आपको मानसिक तौर पे ऐसी कंडीशनिंग कर दी गई है कि आपको ये सारी बातें सही लगती हैं, आपको इन बातों को में कोई गलत नहीं दिखता, कुछ गलत नहीं दिखता, आपको लगता है नेचुरल दिखता है। वो नेचुरलाइजेशन इसको कहते हैं ना। आपको ये पूरा वातावरण को ऐसा बना दिया गया है कि आपकी चेतना जो है उसको एक्सेप्ट कर चुकी है और लगता है कि नेचुरल ऐसा तो होता ही है, इसमें गलत क्या है। तो एक तो इन्होंने ये काम किया है। दूसरा काम क्या है कि जहां कहीं थोड़ा बहुत भी प्रोटेस्ट था या जहां से इनको रिबटल की संभावना थी, उन तमाम जगहों को, उन तमाम स्पेसेस को इस डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क में उसको धीरे धीरे डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके ही खत्म किया जा रहा है। और ये मालवीय वाला एग्जाम्पल आप देख लीजिए और SIR का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मैं भी जा रहा हूँ फील्ड पे, मैं आपको बताऊंगा। मैं जानता हूँ, कई लोगों ने मुझे बताया है यहाँ पर कि अब आप समझिए कि यहाँ पे एक इलाका ऐसा है जहां से 40-50 लोगों का एक जत्था जो है अमरनाथ और ये कांवड़ यात्रा लेके गया है, और वो बीजेपी के वोटर हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमको किसी ने उनको सलाह दिया है कि आप अपना काम करवा के जाओ। तो BLO ने कहा कि अरे जाइए, आपका काम हो जाएगा, काहे चिंता कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म जमा ही नहीं किया, फिर भी उनका वेरिफिकेशन हो चुका है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो फॉर्म लेकर के 10-10 दिन से लाइन में लगे, उनका वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा है। ये पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है। कुछ लोग इसको समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के वही होगा कि खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा सबको। आप वहां पर मतलब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको भी सतर्क रहना पड़े, कहीं आपका भी अजीत अंजुम ना हो जाए। नहीं, वो तो अब होता ही है, रिस्क होता है। ये तो मतलब पार्ट ऑफ जॉब है। पर ये है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पंकज जी, मतलब जिस तरीके से आप देखिए ना मतलब। कि हम लोगों ने जी। अपराध को, हम लोगों ने, जैसा विश्व दीपक कह रहे हैं कि उसको सामान्य बना दिया। अब आप देख लीजिए पिछले 8 दिन में अकेले हम्म। देहरादून से और गाजियाबाद के बीच में कम से कम 50 जगह पर मारा पीटी, गाड़ी को कांवड़ियों में तोड़ना, बिल्कुल, ढाबों हाँ। को तोड़ना, ये हो रहा है। लेकिन अब जनता ने ये मान लिया है कि भैया दे आर द प्रायोरिटी, ये जो कर रहे हैं इनको करने की छूट है। और हम्म। आज आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दो काम किए। एक तो उन्होंने क्या किया, 16 से 24 तक सब स्कूलों की छुट्टी कर दी कि कांवड़ चल रही है। ये ठीक है, आप दूसरी चीज, पिछली बार आप ही तो कह रहे थे कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, तो उन्होंने एजुकेशनल ठीक है ना, लॉकडाउन तो लगा अकेले स्कूल, अरे स्कूल की काहे की, पूरा दफ्तर फफ्तर सब बंद करो ना यार। और उसमें मजेदार चीज है कि एक डॉक्टर रजनीश गंगवार बरेली के दिया। एक स्कूल में टीचर है, तो उन्होंने बच्चों को एक प्रेरणादायक कविता सुनाई। उसमें कहा कि हम आपके शुभचिंतक है, आपको क्या क्या करना है। कि उसमें एक लाइन थी, भले ही कांवड़ लेने मत जाओ लेकिन ये करो। तो कांवड़ लेने ना जाओ, इस बात को सुनकर उन पे भी मुकदमा कायम कर दिया। तो अच्छा। ये न्यू नॉर्मल है। मैं हम्म। कांवड़, हो सकता है अगले साल योगी आदित्यनाथ का आदेश आ जाए कि जो व्यक्ति कांवड़ लेने नहीं जाएगा उसके घर की बिजली काट दो या इसका हो राशन बंद कर दो। क्योंकि बिल्कुल जब सही। आप, भाई हम आप गुंडई को परमिट किए हुए, जो दो, यानी अपने मोहल्ले के सबसे घटिया लोग कहलाते हैं, जिनकी कोई हम्म। सामाजिक पहचान नहीं है, जिनकी कोई नैतिक पहचान नहीं है, वो लोग हम्म। सड़क पर एक दरोगा को धक्का देते हैं। हम्म। हरिद्वार में बहादुरपुर में एक यातायात निरीक्षक की नाक तोड़ दी पत्थर मार के, SHO की हम्म। गाड़ी फोड़ दी, और वो हाथ पैर जोड़ रहे हैं। और जो चप्पू मीडिया कह रहा पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कोई लाठीचार्ज नहीं किया था। उन्हें लाठी जमीन पे बजा के उनको केवल खदेड़ा था हर जगह। कल एक सीन देख रहा था कि स्कूल की बस के वो शीशे तोड़ रहे हैं, पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो भी जानता है कि तो उसने कार्रवाई कर दी, कुछ यदि मना किया तो को सस्पेंड हो जाएगा। तो ये सब न्यू नॉर्मल है। आपको आपको ये करना और ये नहीं करना है, ये एक RSS तय कर रहा है, और वो आपके ऊपर साइमल्टेनियसली सिस्टम के जरिए इम्पोज किया जा रहा है। और आप कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट अभी आपको बजा देगा इसमें रखकर। जो उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट सिंगल बेंच और डबल बेंच ने स्कूलों के मर्जर और बंद करने की चीज के ऊपर बजा दिया उल्टा।
तो जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पे कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जो राजनीतिक मुद्दे हैं उस पे कोर्ट एक ऑर्डिनेंस तैयार कर रहा है। मेरे पास कम से कम 5 ऐसे मामले हैं, अमन चोपड़ा से लेके अमित मालवीय तक के, हम्म जिसके अंदर उन्होंने अराजकता फैलाई पब्लिकली, हम्म और हाई कोर्ट ने उनको और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। रिसेंटली अभी परसों का देखिए, दिल्ली में कपिल मिश्रा जो नरेंद्र मोदी की अश्लील सीडी विधानसभा में चला चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंत्री हैं, उन्होंने ट्विटर पे हल्ला कर दिया कि कांवड़ियों को चोट पहुंचाने के लिए दिलशाद गार्डन से लेकर सीलमपुर तक सड़क पे कांच बिछा दिए गए। ठीक है, जो दिलशाद गार्डन से सीलमपुर तक का पूरा इलाका, उसका लेफ्ट और राइट हैंड दोनों मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं। हुआ क्या था, एक बैटरी रिक्शा में एक आदमी ग्लास की शीट्स लेके जा रहा था, किसी ने कार की टक्कर मार दी, कांच टूट गए, वहां पे झगड़ा हुआ, लोगों ने देखा, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने न तो उसको वार्निंग जारी की, न उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया। तो ये न्यू नॉर्मल है। ये वही कपिल मिश्रा जिसने दिल्ली राइट्स के पहले, जिसके सार्वजनिक रूप से वीडियो थे, ट्रॉली में पत्थर लेके गए थे दंगा कराने के लिए, सही। वो डीसीपी के बगल में खड़े होकर कह रहा था कि 3 दिन में इनको हटा दो, नहीं तो हम अपने तरीके से देख लेंगे। वीडियो आज भी अवेलेबल है वो। अरे 5 मेरे पास में ऐसी एफआईआर है, मेरे पास रखी है, जिसके अंदर सतपाल सिंह जो एक्स डीजी कमिश्नर पुलिस बंबई था, वो उसमें बागपत से एमपी था, कपिल मिश्रा, नंदकिशोर गुर्जर, इनके नाम है कि ये लोगों ने दंगे में आकर हमको नुकसान किया, लेकिन पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, ठप्पे लगे हुए पुलिस के उन पर्चियों। तो ये न्यू नॉर्मल है ना। आपको देखिए, मैंने शायद आपको ध्यान होगा प्रोग्राम बोला था कि यहाँ पर साइमल्टेनियसली बता दिया गया है कि यदि आप मुसलमान हैं, यदि आप सरकार से असहमत हैं, तो किसी भी तरीके से आप 2M दर्जे के नागरिक हैं, ये आपको धीरे धीरे तंत्र समझा देगा, जिसके अंदर पुलिस भी है, पटवारी भी है ना, और ये सभी लोग हैं। आपके मकान बिल्कुल। की नाप करवा देंगे, आपकी गाड़ी का चालान करा देंगे, शीशा तोड़ देंगे, कह देंगे कांवड़ियों ने तोड़े, हिंदू महासभा ने तोड़े, या जो ये कौन कौन से दल, सेना, सब कुछ है। बिल्कुल यही है। विश्वदीपक, आप वो पटना में हैं, आप ये देखिए जो एसआईआर है जो इलेक्शन कमीशन लेकर आया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको मतलब जिस दिन सारे विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उसके अगले दिन ही उसने एग्रेसिव रुख अपना करके उसको पूरे देश में लागू करने की बात कर दी कि पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो आपको लगता नहीं कि इससे ईसीआई जैसी संस्थाएं ये समझ गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फैसला नहीं दे सकता है, मतलब कोई ऐसा फैसला नहीं दे सकता है जिससे उनकी एक्सरसाइज प्रभावित हो, जिससे उनके जो काम है लोगों के सामने आ जाए? देखिए क्या होता है कि जब किसी समाज में गिरावट आती है ना, जैसे मान लीजिए कि आप देखिए कि बीजेपी की जो नेता हैं, जो अभी जो पंकज जी कह रहे थे, कि आप ये देखिए कि वो एक से एक भद्दे, बेहूदे, गंदे और हिंसक बयान देते हैं। पहले एक देता है, तो दूसरे को लगता है कि यार इसने ये वाला बयान दे दिया, मैं क्यों पीछे रहूं, फिर वो भी देता है, फिर तीसरा उससे और गंदा देता है। इसका इसका जो है इसी बात का एक दूसरा रूप देखिए। एक आदमी बोलता है मोदी जी महान है, दूसरा बोलता नहीं मोदी जी भगवान है, तीसरा बोलता नहीं नहीं वो अवतार हैं, चौथा बोलता है कि उनसे जैसा कोई आज तक सदियों में हुआ ही नहीं भारत में, एक बोलता है कि भारत का भाग्य है कि हाँ मोदी जी हुए हैं। और वो खुद ठीक बोल है, देते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल है। और वो खुद ही बोल देते हैं कि हम नॉन बायोलॉजिकल है भगवान से। ठीक है, तो ये गिरावट जब आती है ना किसी भी समाज में कहीं पे भी, तो ऐसी होड़ लगती है। तो ये समझिए आपकी इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इतना नीचे गिर गया, मैं कैसे बचा हुआ हूं, तो मैं थोड़ा और नीचे जाऊं। फिर वो हम्म अपने आका को खुश करने के लिए थोड़ा और ऐसे नीचे जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट को लगता है अच्छा ईसीआई वालों ने तो बाजी मार ले गए, वो इतना नीचे गए, वो एसआईआर करवा रहे बिहार में, तो बिहार में क्यों, पूरे देश में होना चाहिए। तो ये बात होती है कि सारी चीजें, पूरा सिस्टम जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपके कहने का मतलब ये संस्थागत गिरावट है, यही तो कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हाँ संस्थागत गिरावट है ही, और पूरे सिस्टम में गिरावट है। कॉम्प्रोमाइज्ड। सिस्टम के सारे जो आर्म्स होते हैं, सारे जो सिस्टम की जो बाजुएं होती हैं, जो उसके हाथ होते हैं आपस में, सिस्टम क्या होता है, हम्म सिस्टम इज लाइक अ बॉडी, ह्यूमन बॉडी, इट्स लाइक अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हम्म उसमें आंख भी होती है, कान होता है, किसी का काम नाक होता है, कुछ किसी का कोई काम होता है, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
अगर एक अंग खराब होता है तो धीरे धीरे करते 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 दूसरे अंगों को भी वो प्रभावित करता है, और यही हो रहा है। अगर जुडिशरी भी प्रभावित हो रही है तो इलेक्शन कमीशन को होना ही था। इलेक्शन कमीशन चूंकि ये सीधा सीधा चुनाव से जुड़ा हुआ है, उसके फायदे हम्म नुकसान सीधे सीधे ज्यादा बड़े हैं, स्टेक बड़ा है, तो वो ज्यादा हम्म इसमें तन्मयता से तल्लीनता से अपना काम कर रहा है। वो पूरा बिल्कुल सिस्टम इसमें। रॉटन है, सड़ चुका है, सड़ रहा है। सड़ावट पहले भी थी, लेकिन वो दिख रहा है कि कितनी तेजी से और कितनी गंदगी तरीके से सड़ रहा है। जिस देश में और शिक्षक को सुप्रीम किसी कोर्ट शिक्षक पे और सुप्रीम कोर्ट जी उसको सड़वा रहा है। आप याद करिए ना, सड़ा रहा है, सोफिया बिल्कुल। कुरैशी वाले मामले में क्या हुआ। सोफिया कुरैशी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बल्ली उछाली थी। वो मंत्री जी कहीं हैं, अभी तो पोस्ट पे है ना, उनको मंत्री पद से हटाया है क्या मध्य तो प्रदेश जिस में? जिस मुल्क का हाल ये भूल हो गए चुका लोग। है। नहीं, लोग भूल गए भूल कि गए, सही सोफिया बात है। कुरैशी के लिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मंत्री महोदय ने क्या बोला था, वो भूल गए लोग। हमको भुला दिया जाता है ना। आपको इतने लठ बजाए जाते हैं अलग अलग तरीके से कि जो बेसिक मुद्दे हैं वो आप भूल जाते हो। अब जनता इस समय फंसी हुई हाँ है ना। जी अब बोले। जनता इस समय फंसी हुई है कि बस यार मैं कांवड़ के से बच के अस्पताल चले जाऊं, ऑफिस चले जाऊं। उसको अब नहीं याद है मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या कहा था। उनको अब ये नहीं याद है कि मध्य प्रदेश के उप मंत्री देवड़ा जी क्या बोल को कहते हैं। उसको ये भी नहीं मालूम है कि एक विधायक जी ने क्या बोला था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं याद है अब। सुप्रीम कोर्ट भी तो नहीं पूछ रही है अब कि भाई वो एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ गई। उस समय तो आपको लगा था एसआईटी आएगी, मंत्री जी का बाजा बच जाएगा। लग तो ऐसे ही रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट एक सिर्फ एक निराशा बन गया। पंकज जी, एक चीज और है, मैं आपसे एक बात पूछूंगा। मैं कल कंफ्यूज था बहुत ज्यादा कि जो एसआईआर को लेकर के दो तीन अखबारों में, चार अखबारों में अलग अलग रिपोर्ट है। मतलब कम से कम दो रिपोर्ट तो है ही। एक अखबार कह रहा है हार्डली एनी फॉरेन नेशनल केसेस ऑन रोल्स। मतदाता सूची में जो ये एसआईआर में रिवीजन कर रहे हैं उसमें इक्का दुक्का ही शायद कोई केस निकल रहा हो जो फॉरेन नेशनल का। बाकी सारे अखबारों में जो फ्रंट पेज में खबर छपी थी उसमें ये निकला हुआ था कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके नागरिकों की लंबी संख्या मिली है मतदाता सूची में। इस तरीके से तो आप कंफ्यूज मुझे कर एक रहे हैं चीज लोग। बताइए जी। भाई, अभी तो जो बीएलओ वो फॉर्म इकट्ठे ही कर रहा है, तो अभी कैसे मिल जाएंगे भाई? अभी उसकी स्क्रूटनी शुरू नहीं हुई। 25 तारीख तक तो फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं ना। 25 तक ये फॉर्म। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं कि हमारे एक मित्र ने बताया था हम्म कि वो कुछ जड़ी बूटियां पैदा करते थे। तो इंदौर की मंडी सबसे बड़ी थी। हम्म तो वो वहां पर अपने मूसली और उसको बेचने जाने वाले थे। उसके 2 दिन पहले अखबार में, इंदौर के बड़े अखबार में जो अब जागरण समूह का हो गया, उसमें एक समाचार छपा व्यापार पेज पे। आवक ज्यादा होने से इंदौर की मंडी में मूसली के दाम गिरे, 600 रुपए किलो आई। ठीक है। जब वहां जाके मालूम पड़ा कि पिछले एक हफ्ते में ही मूसली की आवक शुरू ही नहीं हुई। उस समाचार को इसलिए प्लॉट किया गया था कि किसान मेंटली प्रिपेयर होके आए कि बहुत आवक हो गई है, अब दाम नीचे गिर गए, वो दाम ज्यादा ना मांगे। तो ये हाँ। जितनी खबरें हैं विदेशी आदमी मिले हैं, वो सब प्लॉट की गई है। अब आज उसमें आप देखिए, जो हमारा केचुआ है, हम्म केंद्रीय चुनाव आयोग, उसको खुद को नहीं मालूम उसको क्या करना है। एसआईआर शुरू हुआ है, आज 10 दिन से ऊपर हो रहे हैं। हम्म आज 15 दिन हो रहे हैं। 15 दिन हो आज गए। की तारीख में अमर उजाला, दैनिक जागरण सरी के अखबारों के फर्स्ट पेज पे एक विज्ञापन दिया गया है हाँ। कि यदि आप बिहार से बाहर रहते हो, बिहार के मतदाता हैं, तो इस क्यूआर कोड के ऊपर आप वो कर दीजिए और आपके मतदाता बन जाएंगे। तो इस क्यूआर कोड पे इपिक का आधार क्या है? आप जब इपिक के आप जरिए रजिस्टर्ड हुए तो आपका राशन कार्ड आपका आधार होगा, या आधार होगा, या हम्म, पंचायत के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र होगा, या फॉर्म बिल्कुल। 6 से भरा होगा, अपने मतदाता बने, यही होगा ना। अब आप कह हम्म, रहे हैं हम उन पेपर्स को ही नहीं मानेंगे। लेकिन अब वो जो कहा था कि 2004 के बाद के जो वोटर है उनको अपने माता पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, वो सब कहाँ गया? लगातार झूठ बोलते आ रहे। कल मैं News 24 पर राजीव रंजन का प्रोग्राम देख रहा था। कहा गया कि भाई हर एक दो दो फॉर्म है, एक मतदाता के पास रहता है और एक बीएलओ के पास रहता है। वहां किसी को दूसरा फॉर्म मिला ही नहीं है।
तो सब झूठ प्लॉट कर रहे हैं तो पूरी तरीके से। एक्चुअल क्या है कि, और इस तंत्र में आप देखिए, चुनाव आयोग का जो डायरेक्ट टूल होता है हर जिले में, वहां का डीएम होता है। डीएम डंडा दे रहा है बीडीओ को, बीडीओ खोसे हुए है बीएलओ को। विश्व दीपक चले गए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हर मतदान केंद्र पर आरएसएस के और बीजेपी के लोग अपना तंत्र चला रहे हैं। वो फॉर्म इकट्ठे कर रहे हैं और वो जमा कर रहे हैं। उनके द्वारा जमा किए फॉर्म की कोई स्क्रूटनी नहीं होगी, वो सब सीधे चले जाएंगे। और जो दूसरे तंत्र के द्वारा बीएलओ पीएलओ से बकवास की चीजें, ये आपके आई वॉच है। आप खुद बताइए, एक बीएलओ के पास में 800 से 900 मतदाता है, क्या उसके लिए पॉसिबल है कि 900 मतदाताओं के पास वो 3 बार कम से कम जाए, उनका फॉर्म स्क्रूटनी करे? अभी तक मैं जितने भी विजुअल्स देख रहा हूं, अकेले अजीत अंजुम के नहीं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, वो फॉर्म ही खाली है, फॉर्म में ही कुछ नहीं है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं क्या कि जो ये, किए, जी जी जी, ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है, ये वो नहीं, इसका पैरेलल प्लानिंग और कुछ है। तो ये जो बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बोल रहा है कि हमारे इतने सारे वॉलंटियर्स हैं, लाख वॉलंटियर्स हैं, ये वॉलंटियर्स के रूप में आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इसका मतलब? एग्जैक्ट वही लोग हैं, वही स्वयं सेवक हैं उनके। स्वयं सेवक है, हाँ सही बात है, वही स्वयं सेवक। बस उन्होंने भूरी पतलून की जगह और कुछ पहन दिया है। तो ये फॉरेन नेशनल्स की कहानी बिल्कुल झूठी है, इसका मतलब प्लॉट की गई है। आप जब तक अभी एक्सक्लूसिवली। अब आप एक चीज बताइए, मोतिहारी सीतामढ़ी जो ये वाले जिले हैं, यहाँ पर मधेसियों का बाहुल्य है। मधेसियों के रोटी बेटी के रिश्ते बगल के सीमा से चलते हैं। अब आप उसमें से कैसे छाटेंगे? अब आप बताइए कि राजा रामचंद्र जी की जो पत्नी है जनक लली, सीता जी को आप नेपाल का मतदाता मानेंगे कि भारत का मानेंगे? राजा जनक को कहाँ का मानेंगे? में एक ये बहुत मजाक नहीं है, ये सीरियस मसला है। मधेशियों के उधर की लड़कियों को शादी होकर इधर आ गई है, ठीक है, उनको नेपाली घोषित कर रहे हैं। आप वो तो आप क्या घोषित कर रहे हो आपको ही नहीं मालूम है। वो तो जो इनका आधार ही नहीं है, जो है 60% फॉर्म अभी इन्होंने जो इकट्ठे करने का कथित दावा है, उसका अभी डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं हुआ है। केवल एक रोज एक व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं हर जगह पे, ब्लॉक लेवल पे, वीडियो के अंदर में वो हर बीएलओ से मांगता है आज कितने फॉर्म आए, कोई लिख देता 11, कोई 12, कोई 15। हो सकता जब सूचना समाप्त करने का अंत हो, तब जितने मतदाता उससे 3 गुना ज्यादा फॉर्म जुड़ जाए, क्योंकि बीएलओ भी नहीं इकट्ठा कर पा रहा, वो तो पहल देता है रोज 12 फॉर्म, बीडीओ साहब कलेक्टर को बता देते 15 फॉर्म, समझ रहे? तो ये व्हाट्सएप तंत्र चल रहा है अभी, हर जगह व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं इसके। हाँ, ये जो भास्कर की रिपोर्टिंग भी है, भास्कर ने भी रिपोर्टिंग की कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही कर रहे हैं सारा, फिजिकली पहुंच ही नहीं रहा है, कोई कहीं नहीं पहुंच रहा है। हाँ एग्जैक्टली यही है। ठीक है पंकज जी, आज की बातचीत में यही करते हैं। थैंक यू।